चलिए आज हम पढ़ते हैं ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बात करते हैं। ग्रुप थ्योरी है ना, वो इसका बीएससी पार्ट फर्स्ट का पहले पेपर का हिस्सा है। इसके अंदर एक मैट्रिसेस नाम की एक बुक और है। ठीक है, तो मैट्रिसेस और समूह सिद्धांत ये दोनों मिलकर पहला पेपर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इसका रिकेप पढ़ेंगे। रिकेप से पहले कुछ रिकेप से पहले वाले पेज है उस पर लिखा गया है कि लिस्ट ऑफ सिंबल्स लिखे गए हैं। इसका मतलब है कि जितने भी सिंबल हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है कि उनको कैसे हमें क्या करना है, रीड करना है। जैसे x बिलोंग्स टू कैपिटल x लिखा हुआ है, y नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल y लिखा है, तो उनको कैसे रीड करना है, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उन सबको। कंजक्शन क्या है, डिसजंक्शन क्या है, इन सब के बारे में। फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट, इम्प्लाइज, डज नॉट इम्प्लाई, इज इम्प्लाइड बाई, और इफ़ एंड ओनली वाली कंडीशन को भी, और सबसेट, नॉट सबसेट, सुपरसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसके साथ में ही जैसे 1 2 3 और डॉट डॉट लिखा था, इसका मतलब सो ऑन, मतलब ये चलता रहेगा इस प्रकार से आगे। और ओपन जैसे कि ओपन सेट, क्लोज सेट, उन सब के बारे में लिखा गया है। जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर लिखा गया है, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कोमा बी, और इसी को हम बोलते हैं ओपन इंटरवल भी बोलते हैं, ओपन इंटरवल ऑफ ए कोमा बी। और क्लोज इंटरवल, इक्विवेलेंस, एब्सोल्यूट वैल्यू, उन सब के साथ में ही ऑर्डर ऑफ द सेट, किसी सेट का ऑर्डर फाइंड करना। किसी सेट का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, उस सेट में कितनी जो नंबर है वो कितने हैं, उन सब को लेकर, मतलब उसके अंदर एलिमेंट कितने एलिमेंट है, ये बात है। ठीक है, उसके बाद में हम रिलेशन ए रिलेटेड टू आर को लिखेंगे, ए आर बी, तो इसका मतलब हो गया कि ए है वो बी से रिलेटेड है। और इसी के साथ में फंक्शन की डेफिनेशन, एफ इज़ मैप फ्रॉम एक्स कैपिटल एक्स टू वाई, यानी कि इसमें स्मॉल कैपिटल एक्स से कुछ वैल्यूज़ आएगी जो फंक्शन में रखी जाएगी, फिर फंक्शन कुछ वैल्यू देगा, इस प्रकार से। कंपोजिशन, दो फंक्शन का कंपोजिशन कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, और परपेंडिकुलर और पैरेलल को कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में भी। उसके बाद में हम जैसे कि ए डिवाइड बी, तो उसको कैसे लिखते हैं, इन सब के बारे में। और एक्स डज नॉट डिवाइड वाई, इसको भी लिखा गया है। इसको कुछ जो क्रिश्चियनिटी वाला होता है ना, क्रॉस होता है ना, उसकी तरह दिखाया गया है। और इसी के साथ में जब दो लाइनें होती है, बराबर का चिन्ह, उसमें अगर बराबर के चिन्ह में 2 लाइनें होती है और उसमें अगर 3 लाइनें लिख दें तो उसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। अब हम आगे चलते हैं। इसमें लिखा गया है कि सेट ए है, उसका पावर सेट क्या होगा, तो पावर सेट को पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो इन सब के बारे में लिखा गया है। और ए माइनस बी, यानी कि क्या ए में से कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी फ्रॉम ए माइनस बी का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे कि ए में से उन एलिमेंट्स को हम निकाल देंगे जो बी के अंदर है, तो ए माइनस बी लिख देंगे उसको। और इसी के साथ में आगे लिखा गया है ए कॉम्प्लीमेंट, ए ऊपर छोटा सा सी लिखा होता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, यानी कि अब जो सेट ए है उस सेट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रखते हैं किसके अंदर, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर रखते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए के अंदर रखते हैं। फिर आया कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर हो गया ये सीक्वेंस को किससे डिनोट करते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं। जो ट्राइंगल का होता है ना, सिंबल होता है ना, उस ट्राइंगल के सिंबल को अगर हम थोड़ा आड़ा रख दें, तो मतलब टेढ़ा रख देते हैं या थोड़ा उसको, बस तो वो उसे नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी की तरह लिखा देखते हैं। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, तो उसको एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखते हैं। ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, तो ए ऑफ किसी मैट्रिक्स का सिंबल, अगर हम किसी मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर रहे हैं तो उसका ट्रांसपोज को करेंगे कैसे, ए के ऊपर एक छोटा सा टी लिखेंगे, छोटा नहीं बड़ा टी लिखेंगे। और किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स, तो ए इन्वर्स, मतलब उसके ऊपर क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के लिए उसके लिए स्टार लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते जाएंगे।
पंखा बंद कर देते हैं। हाँ, कोई मैट्रिक्स ए है, हम उसमें क्या है कि जो एलिमेंट है ए आई जे, उसमें एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसका माइनर फाइंड कर रहे हैं। तो उस माइनर को लिखते किससे हैं, एम ऑफ आई जे। फिर उसको सारणी के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, उसके दोनों तरफ क्या लगा देंगे, तो लाइनें खींच देंगे। अब उसके बाद में आता है कि किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट ए आई जे है, उसका कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका हम क्या करेंगे, कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, -1 to the power i + j ऑफ m ऑफ आई जे। माइनर के साथ में, माइनस के आगे जो है ना माइनर, उसके आगे चिन्ह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चिन्ह प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। वो डिनोट करेगा कि वो डिपेंड करेगा किस पर, कि i और j की वैल्यूज क्या है। i + j अगर इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका जो आगे साइन होगा वो होगा क्या, पॉजिटिव होगा। अगर i और j उनका सम है, वो क्या है, ओड है, तो माइनस आएगा आगे। अब हम इसके बाद में बात करते हैं रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स का मतलब एक पंक्ति के अंदर है, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब एक खंबे के जैसा, स्तंभ नुमा, बिल्कुल। उसके बाद में हम रैंक के भी बारे में बात करेंगे, किसी मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड करते हैं। और उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स की नलिटी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, नलिटी, नल स्पेस, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, और आज की क्लास के साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं सभी बच्चों को जो जेम का सिलेबस है, जेम, उसकी अकॉर्डिंग भी मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा। जैसे कि जेम के बारे में सुना होगा आपने, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। ये जॉइंट एडमिशन टेस्ट होता है जो कि IITs, NITs, IIITs उन सब के लिए होता है। उस टेस्ट के अंदर होता है कि अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो फिर क्या होता है कि आपका एडमिशन होता है किसी IIIT या IIT, NIT उनके अंदर होता है। ठीक है, तो उसका सिलेबस भी मैं करवाऊँगा। अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो मैं BSc को अप्रोच करते हुए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि BSc पास स्टूडेंट ही वो फॉर्म भरते हैं। BSc फाइनल ईयर में, जो फाइनल ईयर में होते हैं और जो BSc पास कर चुके होते हैं वो लोग। अब उसके बाद में कुछ एक और जो नोटेशंस लिखे गए हैं उनका लिखा गया है यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट के लिए हम U से डिनोट करते हैं, और एम्प्टी सेट और नल सेट के लिए हम क्या करते हैं, उससे फाई से डिनोट करते हैं। उसके साथ ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। और जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं उनको ZN से डिनोट करते हैं। इसके साथ ही हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को हम E से डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव ऑड नंबर्स को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल O से। और Z और I से हम डिनोट करते हैं इंटीजर नंबर्स को। और अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की तो उसे Z+ से डिनोट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर ही होते हैं तो उसे N से भी डिनोट कर सकते हैं और Z+ से भी डिनोट कर सकते हैं। और Z- से डिनोट किसी को करते हैं, नेगेटिव नंबर्स को करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को। नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स से मतलब इस प्रकार से है कि जैसे हम बात करते हैं शुरुआत में नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 इस प्रकार से चलते रहेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से नंबर चलते हैं। अगर हम इसके साथ में 0 को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। और अगर हम इसके साथ में माइनस वाले नंबर भी जोड़ देते हैं तो ये बन जाते हैं क्या, इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो इन्हीं को दिखाया गया है। आगे लिखा है कि Z0 यानी कि सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स। Z0 का क्या मतलब होता है, हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स में से 0 को निकाल रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं 0 को। 0 के अलावा जितने भी इंटीजर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, Z0 का मतलब। उसके बाद आता है सेट ऑफ क्या, सेट ऑफ रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर को किस तरीके से डिनोट करते हैं? P/Q से डिनोट करते हैं। यहाँ पर P और Q दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर नंबर्स हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य होगी कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे लिखा गया सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और उसके बाद में लिखा गया है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? x प्लस आयोटा y, और x और y दोनों क्या है? ये रियल नंबर्स हैं। उसके बाद में लिखा गया है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, फिर उसके बाद लिखा है सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। अब ये गॉसियन इंटीजर्स क्या है? किसी ने सुना है इसके बारे में? मेरे हिसाब से जो बच्चे बीएससी कर चुके हैं वो भी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं टाइम के साथ में बहुत सारी चीज़ें। गॉसियन इंटीजर्स होते हैं कि a प्लस आयोटा b, और a और b अगर इंटीजर्स है तो इसको बोलेंगे क्या? गॉसियन इंटीजर्स। अगर a और b रियल नंबर है तो उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इंटीजर्स है तो क्या बोलेंगे उसे? गॉसियन इंटीजर। कुछ और सिंबल्स भी है इसमें। लिखा है कि सम यूजफुल ग्रुप नोटेशन, जो इस बुक के अंदर यूज में होंगे, ग्रुप नोटेशन। तो उसमें लिखा गया है SN, कैपिटल S, उसके एकदम नीचे की तरफ क्या लिखा गया है? स्मॉल n लिखा गया है। तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, दैट इज द परमुटेशन ग्रुप। और AN को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ डिग्री n। और DN को क्या बोलते हैं? डायहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री n। DN, AN, SN ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इन सब के बारे में बहुत ही डिटेल के में पढ़ेंगे, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। अब हम बातें हैं स्टैंडर्ड एब्रीविएशन के बारे में बात कर देते हैं कि स्टैंडर्ड एब्रीविएशन मतलब कि बहुत सारी जगह हम क्या करेंगे कि हम शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें लिखेंगे। जैसे लिखा गया है ST, स्मॉल s, स्मॉल t, तो इसको बोलते हैं सच दैट। स्मॉल लेटर्स में लिखे गए WRT, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू। आगे लिखा गया है IFFF, इसका मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ। और RE, इसका मतलब है रियल पार्ट ऑफ दैट वैल्यू, दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, द रियल वैल्यू ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद में लिखा गया IM, इसका मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद में हम बात करते हैं कि एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हम लिखेंगे कि AMP, कैपिटल AMP, और इसकी जगह और भी लिख सकते हैं क्या? कैपिटल A, स्मॉल RG, आर्ग्यूमेंट, ऑर्गुमेंटेड। तो इसका मतलब होता है कि एम्पलीट्यूड किसका फाइंड करना? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। वो कैसे फाइंड करते हैं हमें पता है कैसे? अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? tan इनवर्स y/x होगा। और इसी के साथ में अगर हम उसके बाद में बात कर लेते हैं कि उसका रियल पार्ट क्या होगा, तो इसमें x होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? y होगा। जो आयोटा के साथ में वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो आयोटा के साथ वाला नहीं है, उसके अलावा वाला है, तो वो रियल पार्ट इसका। इसके बाद में लिखा गया है कि NBD या NHD, तो इसका मतलब होता है नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या है? जैसे बात करते हैं कि हमारे सामने हमें बात करनी है एक कोई रियल नंबर है। रियल नंबर कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे मैं मान लेता हूँ 2 का नेबरहुड क्या होगा कि 2 के एकदम उससे पहले वाले, यानी कि पहले वाली कुछ वैल्यू, थोड़ी सी बाद वाली, लेकिन वो कितनी? ऐसे नहीं है कि नेबरहुड वो हम उसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं है कि पड़ोस को, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कितना लेना है हमारी तरफ से। पड़ोस का मतलब है कि जैसे हमारे घर ये है तो हमारे इस तरफ वाला घर और हमारे इस तरफ वाला घर, दोनों हमारे नेबरहुड में आ गए। और हमारा, जैसे कि मैं ये मानता हूँ, मेरा बड़ा भाई मान ले कि इस घर के आगे वाले को भी हमारे नेबरहुड में मान ले, इस तरफ के सामने वाले को नेबरहुड में मान ले। और हो सकता है कोई दूसरा भाई हमारा क्या करे कि हमारे जो सामने वाला घर और हमारे एकदम पीछे वाला घर है उसे भी नेबरहुड में कंसिडर कर ले। तो नेबरहुड की डेफिनेशन अलग अलग लोग उसे अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है।
जैसे कि हम बात करते हैं रियल नंबर्स में नेबरहुड के बारे में बात करें तो वो होता है कि अड़ोस पड़ोस में वैल्यूज़ को देखते हैं कि जैसे 5 के नेबरहुड क्या होगा कि 5 माइनस डेल्टा और 5 प्लस डेल्टा। तो और डेल्टा कोई भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर वो है डेल्टा। और इसके साथ ही हम अगर बात करें किसके अंदर, हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम, अगर बात करें ये 2D प्लेन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जैसे कि हमारे सामने एक मैप रखा हुआ है, वर्ल्ड मैप रखा हुआ है, उसमें अगर हम बात करें कि भारत के सभी पड़ोसी देशों के नाम बताइए, तो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं कि भारत के एक पाकिस्तान हो गया, ऊपर की तरफ चीन हो गया, चीन के बाद नेपाल हो गया, इस तरफ भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, और नीचे की तरफ श्रीलंका हो गया, ये मालदीव हो गया। इस तरीके से हम बात कर लेते हैं चारों तरफ, तो ये भी हो गया। और अगर हम बात करते हैं कि हमारा घर है वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर है हमारा घर, तो हम उसके अंदर नेबरहुड की बात को कुछ अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। हम क्या करेंगे कि अड़ोस पड़ोस आसपास जो दाएं बाएं वाले आमने सामने वाले मकानों को भी देखेंगे, फिर अपने से ऊपर वाला मकान और नीचे वाला मकान, इस तरीके से हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशन के अंदर नेबरहुड की डेफिनेशन कुछ अलग तरीके से होती है। ठीक है, ये हो गया। अगर बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, गिर गई, गलत हो गया काम तो। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, क्या है इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन का। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं वो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। कैसे कि जैसे हम बात करते हैं कि जैसे हमने देखा है कि कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, और आई थिंक 10th तक, 9th 10th 8th 9th 10th में 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं वो कुछ इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि उनके पिताजी ने उनको 50 रुपये दिए और फिर उनको बोला कि तुम्हें 10 रुपये के पेन लेके आने हैं कुछ तो, और कुछ तुम्हें पेंसिलें लेके आनी है जो 5 रुपये की है। ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम्हारी कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, तुम कितने पेन ले सकते हो। और इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम, हो सकता है कि तुम पेंसिलें लो ही नहीं, सिर्फ पेन लो, तो सिर्फ 5 पेन लेके आ सकते हो 10-10 रुपये के। हो सकता है तुम पेंसिलें लेके आ जाओ सिर्फ कितनी 10 पेंसिल। हो सकता है कि तुम 2 पेन ले लो बाकी पेंसिल ले लो। हो सकता है कि तुम 2 पेंसिल ले लो बाकी पेन ले लो। हो सकता है 3 पेन ले लो बाकी पेंसिल ले लो। कुछ इस प्रकार से तुम कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ये होता है। तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन। पेन को हम x से डिनोट करेंगे और पेंसिल को हम y से, और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद में हम बात करते हैं कि लीनियर डिपेंडेंस और लीनियरली इंडिपेंडेंस, इनको हम डिनोट करते हैं कि LD और LI से डिनोट करेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन को हम LCD से डिनोट करेंगे। हम लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस, इन दोनों को हम डिटेल से समझेंगे आगे। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इंटीग्रल डोमेन के बारे में बात करते हैं। क्या है इंटीग्रल डोमेन, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, लिखा गया है SGN या SIGN, इसका मतलब होता है सिग्नेचर। तो इसका क्या मतलब है, सिग्नेचर ऑफ परमुटेशन सिग्मा। ठीक है, और उसके बाद में लिखा CHAR, इसका मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, किसी रिंग के अभिलाक्षणिक। ठीक है, कर्नेल, KER का मतलब होता है कर्नेल ऑफ फंक्शन f। हमने थोड़ी देर बात की थी पहले, नलिटी ऑफ f, वैसा ही है ये कुछ। कर्नेल क्या होता है, नल स्पेस होता है। ठीक है, तो उसको लिखते हैं KER, ब्रैकेट के अंदर स्मॉल f लिख देंगे, जिस फंक्शन का हमें कर्नेल फाइंड आउट करना है।
कर्नेल का कुछ मतलब इस प्रकार से होता है कि हमारे सामने कुछ इस प्रकार से लिखा गया है कि हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से है कि हमारे सामने दो सेट रखे गए हैं और उस सेट में इस प्रकार से है कि इस सेट की जो इमेज है वो ये है इस तरफ से। यहाँ पर 1 लिखा गया है, 1 की स्मॉल है, 2 लिखा गया है उसकी C है, 3 लिखा गया है उसकी B है, D लिखा गया है उसकी E है, 4 लिखा गया है उसकी D है, इस प्रकार से कुछ है, ठीक है। लेकिन उसके साथ में ही कुछ एक एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं कि जिनकी सभी की इसमें जो इमेज है वो क्या है, 0 है, ठीक है। इस तरफ भी कुछ 0 होगा, कुछ इस तरफ भी होगा, कुछ इस प्रकार से। इसको हम आगे समझेंगे ध्यान से, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है डायमेंशन। डायमेंशन को हम लिखेंगे DIM, कैपिटल D स्मॉल I स्मॉल m, DIM। डायमेंशन का मतलब है कि हम किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर स्पेस के डायमेंशन का मतलब कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ये बोर्ड है, ये 2 डायमेंशन के अंदर है, ये 2 डायमेंशन के अंदर है, ये बुक है वो 3 डायमेंशन के अंदर है, मैं खुद 3 डायमेंशन के अंदर हूं, ये मकान 3 डायमेंशन के अंदर है, ठीक है। और हम जब बात करते हैं फिजिक्स में, उसमें कुछ एक थ्योरी आती है, उसके अंदर हम टाइम को भी एक डायमेंशन कंसिडर करते हुए वहां पर 4 डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से डायमेंशन बदलती रहती है और हम मैथ्स में तो हम 4 डायमेंशन नहीं, हम n डायमेंशन की बात करेंगे। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, इस प्रकार से हम डायमेंशन n डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। ऐसी बात सिर्फ मैथमेटिशियन ही बात कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कैपिटल DET, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट। किसका डिटर्मिनेंट? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट होता है और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि जिस मैट्रिक्स के जो रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, उसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर का मतलब हम बोलते हैं ना कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 2 × 2। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, इसमें 2 ही रो होंगे, 2 ही कॉलम होंगे, इस प्रकार से। आगे हम बात करते हैं, इसमें लिखा गया है डिग्री ऑफ DEG, स्मॉल d स्मॉल EG। इसका मतलब होता है डिग्री। डिग्री किसकी? एक पॉलिनोमियल की डिग्री। पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं? बहुत ही ईजी है। किस प्रकार से? पॉलिनोमियल की डिग्री हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि वो पॉलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट जो वेरिएबल है उनकी पावर कितनी है, या जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर सम कितना है। अगर कोई पॉलिनोमियल x और y के अंदर है तो x और y की जो मतलब x की पावर n, y की पावर m लिखा है तो n + m कहीं लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम सीखेंगे डिटेल में। आगे चलते हैं, समझते हैं कुछ और। इसमें लिखा है GCD, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के बारे में लिखा गया है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र कितना है। जैसे कोई बात कर ले कि 25 और 15 है ना, 25 और 15, इसमें कॉमन डिवाइज़र कितना है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र GCD कितना है? तो इसका GCD क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो GCD और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कुछ प्रकार से एक ही होता है। आगे हम देखते हैं कि LCM क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का मतलब हो गया कि अभी बात की थी 25 और 15, तो इसका क्या होगा? इसका होगा 75, बिल्कुल 75 होगा LCM। आगे हम देखते हैं, इसमें लिखा है PID, यानी कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। वो हम किस में पढ़ेंगे? इस किताब के बाद में जब हम BSc फाइनल कर रहे होंगे तब हम पढ़ेंगे वलय सिद्धांत। उस किताब के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? PID और UFD, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो PID का मतलब है, फुल फॉर्म है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, और UFD का मतलब क्या है? यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन।
और उसके बाद में लिखा गया है ACC यानी कि असेंडिंग चेन कंडीशन, और लास्ट में लिखा गया है कि अगर कोई डॉट लिखा गया है तो उसका मतलब होता है एंड ऑफ ए प्रूफ। तो ये तो ऐसे लिखने वाली बात है, कोई भी मैथमेटिशियन लास्ट में से डॉट नहीं बनाता है, वो छोड़ देता है। समझदार बच्चे समझ लेते हैं कि उसका क्या मतलब है। अब हम क्या करते हैं कि इस बुक को शुरू करने से पहले थोड़ा हम रिकेप पढ़ते हैं समूह सिद्धांत का, ठीक है। तो ये हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट से पहले हमने 11th और 12th और पहले की जो कक्षाओं में जो पढ़ा था उन सब के बारे में हम बात करेंगे। हमने इससे पहले क्या सीखा है उनको 2 या 3 पेज के अंदर समझ लेते हैं इस किताब में क्या लिखा गया है। तो यहाँ लिखा है कि यहाँ हम कुछ बीजीय संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। बीजीय संरचनाएं कौन सी? अलजेब्रा स्ट्रक्चर कौन कौन सी, जिसमें कि अंश, मूल, इस प्रकार की सभी बीजीय संरचनाएं, जैसे कि हमने पहले की कक्षाओं में पढ़ा था कि द्विघात समीकरण क्या, कुछ त्रिघात समीकरणें पढ़ी थी, और भी बहुत सारी बीजीय संरचनाएं पढ़ी थी हमने, या 9th या 10th के अंदर 9th क्लास और 8th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, इस प्रकार की हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। तो वो सभी आगे की कक्षा में काम आती है, ठीक है। और इन समुच्चयों में विशेष प्रकार के प्रति चित्रण ही है, अतः विषय की सामग्री के विवेचन में सदैव समुच्चय सिद्धांत की परिकल्पनाओं को संक्षेप में पुनः दोहराना लाभदायक रहता है। बिल्कुल, दोबारा पढ़ना बिल्कुल लाभदायक रहता है हमेशा से। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि समुच्चय की सेट, समुच्चय मतलब सेट, उसकी डेफिनेशन को हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि वस्तुओं यानी कि ऑब्जेक्ट्स के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह का क्या मतलब है कि जैसे इस रेक के अंदर मैंने अपनी सभी बुक्स को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज कर रखा है, और उस रेक के अंदर मैंने अपने कपड़ों को रख रखा है, उस रेक में मैंने कुछ और सामान रख रखा है। इस प्रकार से वस्तुओं का सुपरिभाषित जो समुच्चय है उसे हम सेट बोलते हैं, ठीक है। वस्तुओं के सुपरिभाषित वेल डिफाइंड कलेक्शन को समुच्चय कहते हैं, ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब उसको हमने डिफाइन किया है। जैसे कि सेट का मतलब होता है कि जैसे जो कैपिटल N होता है नेचुरल नंबर, वो एक सेट ही तो है, उसमें 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, ये समुच्चय सुपरिभाषा है। उसमें ऐसा नहीं है कि 3 पहले है, 1 2 3 टर्म के बाद में आएगा, नहीं, सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, बाद 3 आएगा, इस प्रकार से सुपरिभाषित है वो। आगे हम बात करते हैं नोटेशन। इनके नोटेशन क्या है सेट के? तो सेट का नोटेशन हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है, जिसको लिखा गया कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, और उनके जो एलिमेंट होते हैं उसको हमेशा स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखा जाता है। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z, इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कि जैसे कोई एलिमेंट है स्मॉल x, अगर वो किसी सेट स्मॉल c, कैपिटल C का एलिमेंट है तो हम उसे डिनोट कैसे करते हैं? x बिलोंग्स टू स्मॉल c। कैसे डिनोट करेंगे? थोड़ा सा मैं लिख के बता देता हूं। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से डिनोट करता है इसको, ठीक है। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं, और अगर ये x अगर इससे बिलोंग नहीं करता होता तो हम क्या लिखते हैं इसको? ऐसे कि ये बिलोंग नहीं कर रहा इससे, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल C या सेट C, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समुच्चयों का निरूपण किस प्रकार से करते हैं? तो इसमें लिखा गया है कि हम क्या करते हैं कि धनु कोष्ठ, मतलब ये टेबुलर फॉर्म होती है ना कोष्ठक की, उससे भी डिनोट कर सकते हैं कई तरीके से सेट को। तो इसमें लिखा गया है सेट बिल्डर। तो इसमें लिखा गया प्रथम विधि जिसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, जिसमें क्या करते हैं कि
जैसे इस प्रकार से मुझे क्या करना है कि मेरे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट इस प्रकार से है 1 2 3 4। तो ये एलिमेंट है, उनको मुझे सेट के अंदर लिखना था 1 2 3 4। फिर मैं इसे इस तरह से बंद कर दूंगा, ये एक तो हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि मैं यहाँ लिखूंगा क्या कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसके साथ में एक कंडीशन और लगा दूंगा क्या, x इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि x है वो 4 या 4 से छोटा है, और x क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया सेमी। तो इस दो तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इसे डिनोट कर सकते हैं। तो ऊपर वाला फॉर्म है उसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, नीचे वाला क्या है उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसे बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आती है सबसेट की बारे में बात आती है। सबसेट का क्या मतलब होता है, मैं इसे नाम देता हूं कैपिटल ए। ठीक है, इसे मैं क्या नाम देता हूं, कैपिटल ए। और मुझसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर कैपिटल ए का कोई सबसेट बताइए, तो मैं उसे सबसेट किस प्रकार से, इसके सबसेट बताता हूं। एक दो सबसेट मैं बताता हूं, बाकी आप लोग बताइए किस प्रकार से। देखिए, सबसेट का मतलब होता है कि इसी सेट के कुछ एक एलिमेंट्स का, कुछ एलिमेंट या कुछ कोई भी एलिमेंट ना हो या सभी एलिमेंट हो, इस प्रकार से इसके सबसेट बनते हैं। तो सिर्फ खाली मतलब ये हो गया एम्प्टी सेट, ये भी होगा 1 2 3। देखो, एक तो हो गया एम्प्टी सेट हो गया, उसके बाद में आ गया सिंगलटन सेट आ गए सभी। फिर उसके बाद में हम दो दो पेयर बना देंगे सभी के, 1 2 1 3 1 4, फिर आ जाएगा 2 3 2 4, फिर क्या आ जाएगा 3 4, फिर 3 3 का शुरू करेंगे हम, 1 2 3, फिर आएगा 1 2 4, फिर आएगा 2 3 4, फिर आएगा 2 4 1, फिर क्या आएगा 3 4 1, फिर आ जाएगा सभी 1 2 3 4। इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, इसके सबसेट बना देंगे। आया समझ में? किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है? उसे मैं कोई और वीडियो के अंदर समझाता जाऊंगा साथ साथ में। ये हो गया, ये सभी सबसेट हो गए। अब उसके बाद में लिखा गया है क्या कि कोई भी सेट होता है ना, वो हमेशा खुद ही के मतलब जैसे ए लिखा था, वो ए है ना, वो ए का ही सबसेट होता है हमेशा। और फाई यानी कि नल सेट होता है, वो भी हमेशा सभी सेट्स का सबसेट होता है। तो एक हमने लिखा था शुरुआत में, फाई लिखा था जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं था, और इसके जो सभी सबसेट लिखेंगे उसमें सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, पूरा का पूरा ए भी लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 भी लिखेंगे, यानी कि वो भी सबसेट है। आगे बात करते हैं, कुछ एक और चीज़ें लिखी गई है, जैसे कि यूनियन को किस प्रकार से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। कि जैसे ए और बी दो सेट लिखे गए हैं तो उनका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी को किस प्रकार से लिखते हैं कि दोनों के दोनों सेट है ना, उनके सभी एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे तो ए यूनियन बी हो जाएगा। और इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है तो उनको लिखने का मतलब हो गया कि वो क्या है, वो इंटरसेक्शन हो गया। और डिफरेंस का क्या मतलब है, डिफरेंस का क्या मतलब है अभी देखते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं अभी। 2 3 5 और 8 ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद में बी लिखता हूं, उसमें हो गया 1 2 3, बिल्कुल इतना ही। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि a माइनस बी क्या होगा, तो a माइनस बी में क्या लिखेंगे, a के वो सारे एलिमेंट लिखेंगे लेकिन उसमें से b वाले हटा देंगे। तो हटाओ, एक तो नहीं है, 2 और 3 यहाँ पर है तो 2 और 3 निकाल दो, बाकी लिख दो 5 और 8, तो a माइनस बी हो गई ये। अगर मुझसे कोई पूछे कि b माइनस a क्या होगा, तो क्या होगा, 1 2 3, उसमें से क्या करेंगे कि जो इसमें आगे हैं वो हटा देंगे, तो 2 और 3 आ गया तो सिर्फ 1 हो गया। अगर कोई पूछे इंटरसेक्शन क्या होगा इनका, चलो यूनियन लिख देता हूं पहले,
यूनियन क्या होगा? यूनियन देखो 1 2 3 फिर 5 8, 1 2 3 5 और 8। फिर कोई हमसे पूछ ले कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कोई पूछ ले हमसे तो क्या होगा? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हो जाए 2,3 हो गया। बस इतना ही है ये। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस तीनों के तीनों समझा दिए। इसमें एक एग्जांपल लेकर समझा दिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं दोबारा समझाऊंगा। ये आगे लिखा गया है कि आइडियम पोटेंट का क्या मतलब होता है। आइडियम पोटेंट का मतलब होता है कि वर्गसम, यानी कि ए और ए किसी सेट का उसी सेट के साथ में यूनियन लेते हैं तो वही सेट आएगा, और किसी सेट का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो भी वही आएगा। तो इसे आइडियम पोटेंट प्रॉपर्टी बोलते हैं, वर्गसम बोलते हैं। और आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि इसका ये मतलब होता है कि किसी सेट का यूनियन लेते हैं किसके साथ में? फाई के साथ, वही सेट आएगा। किसी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ में? यूनिवर्सल सेट का के साथ में, तो वही सेट आएगा। और उसके बाद में लिखा गया है कर्म विनिमय। कर्म विनिमय का मतलब ये होता है कि ए का हम यूनियन लेते हैं बी के साथ में, या बी का यूनियन ले लें ए के साथ में तो बराबर रहेगा। ए का इंटरसेक्शन ले लेते हैं बी के साथ में, या बी का इंटरसेक्शन ले लेते हैं ए के साथ में तो भी बराबर रहेगा। तो ये कम्यूटेटिव हो गया। और एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है? एसोसिएटिविटी का क्या ये मतलब है कि ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन ले लिया, उसके बाद में हम उसका यूनियन ले लेते हैं किसके साथ में? सी के साथ में, या उल्टा करते हैं, बी और सी का यूनियन ले लेते हैं फिर उसका ए के साथ में यूनियन लेते हैं। तो ये हो गया एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी। इसी के साथ में हम बात करते हैं किसकी, कि अगर हम इसी जो यूनियन की बात की थी उसी को हम इंटरसेक्शन में ले लेते हैं तो भी वो कुछ इसी प्रकार से सेम तरीके से बिहेव करेगा। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी का। तो इसमें लिखा गया है कि ए का हम यूनियन किसके साथ में लेंगे? बी इंटरसेक्शन सी के साथ में। तो क्या आएगा? ये जो ए यूनियन था ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के अंदर, कि ए यूनियन बी, फिर पूरे का इंटरसेक्शन होगा किसके साथ में? ए यूनियन सी के साथ में। ठीक है। और इसी के साथ में कुछ उल्टा भी होगा कि ए का हम इंटरसेक्शन लेते हैं किसके साथ में? बी यूनियन सी के साथ में, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के अंदर अलग अलग, कि ए इंटरसेक्शन बी फिर पूरे का यूनियन किसके साथ में? ए इंटरसेक्शन सी के साथ में। ठीक है। अंतर्विष्टता, इसका क्या मतलब है? अंतर्विष्टता का यह मतलब है कि ए यूनियन बी का सबसेट होता है ए भी और बी भी। ठीक है। और इसी के साथ में कुछ एक चीज़ और लिखी गई है कि ए इंटरसेक्शन बी है ना, वो ए और बी दोनों का सबसेट होता है। आगे हम बात करते हैं, इसी प्रकार से चलते हुए हम आगे बात करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। हाँ, डी मॉर्गन लॉ, सब थोड़ी पहले इसके बारे में बात कर देते हैं। इसका क्या मतलब है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ऑर्डर्ड पेयर क्रमित युग्म A1, B1 बराबर क्या हो किसके होगा? A2, B2। तो इसका क्या मतलब है? ऑर्डर्ड पेयर में अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है वो अगर बराबर है, इसका मतलब है कि दोनों का जो
दोनों में A1, B1, A2, B2 अगर ये बराबर है ऑर्डर पे दोनों, तो इसमें A1 A2 के बराबर होगा, B1 B2 के बराबर होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। इसमें लिखा गया है कि गुणन समुच्चय। गुणन समुच्चय का क्या मतलब है? इसका कुछ इस प्रकार से मतलब है कि A कोई सेट है, जैसे इस प्रकार से यह लिखा गया है ये सेट, और B ये रहा सेट, तो A क्रॉस B यानी कि A और B का प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट सेट क्या होगा, लिखते हैं, बनाते हैं, अभी बनाते हैं, मैं बनाता हूँ अभी। A क्रॉस B, सभी तो नहीं बना पाऊंगा, इसमें बहुत सारे होंगे। कितने होंगे? 3 चौक 12 हो गए। क्या होगा? 2,1। एक चीज पक्की होगी, क्यों? पहले ये आएगा, क्योंकि A पहले लिखा गया, तो पहले A का होगा एलिमेंट, फिर B का होगा, फिर 2, फिर 2,3। ठीक है, 2,3 हो गया, 2,1 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, फिर क्या हो जाएगा? 5 1 5 2 5 3, 5 1 5 2 5 3, 8 1 8 2 8 3। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया इसका क्या? प्रोडक्ट सेट। A और B का प्रोडक्ट सेट ये हो गया। आया समझ में? तो कुछ इस प्रकार से हम लिखते हैं। इसमें जो लिखा गया पहला एलिमेंट वो हमेशा A से बिलोंग करेगा और दूसरे वाला B से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन क्या होता है? अगर कहीं लिखा गया हो A रिलेशन B, तो इसका मतलब है कि A रिलेटेड टू B, और इसमें ऑर्डर पेयर ही बनेंगे, जो कि सबसेट होगा किसका? A क्रॉस B का। ठीक है, तो इसमें कुछ एक एग्जाम्पल लिखे गए हैं इसके। क्या लिखे गए हैं? कि इसका हमेशा उप समुच्चय होगा, जैसे कि रिफ्लेक्सिव। तो इसमें रिफ्लेक्सिव कौन कौन से हैं? जिसमें A रिलेटेड टू A, देखो ये A रिलेटेड टू A 2,2 3,3, तो इसका मतलब है कि A रिलेटेड टू B है, वो रिफ्लेक्सिव है। अगर इसके अंदर ये अगर है, एग्जिस्ट कर रहा है तो। लेकिन इसमें ऐसा है कि जितने भी एलिमेंट है, यानी कि इसमें ये एक है ना, 1, ये 2 का हो गया, 3 का हो गया, 5 का नहीं है, 8 का भी नहीं है, 1 का भी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है रिफ्लेक्सिव। अगर सभी एलिमेंट्स का अगर इसमें उसी के साथ में ये होता इस प्रकार से 2,2 3,3 1,1 5,5 8,8, तो इसे क्या बोलते थे? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। उसके बाद में आता है सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि A रिलेटेड टू B देन B रिलेटेड टू A। क्या ऐसा है इसमें? जैसे 2,1 है, तो क्या इसमें 1,2 है? नहीं है इसमें। जैसे इसमें 2,3 है, लेकिन 3,2 तो है, लेकिन 5,1 है, लेकिन 1,5 नहीं है, 5,2 है, लेकिन 2,5 नहीं है इसमें। इस प्रकार से सभी एलिमेंट्स की जो सिमेट्री है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। आगे हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के बारे में, बात करते हैं संक्रामक। संक्रामक का क्या मतलब है? संक्रामक का ये मतलब है कि अगर A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A, B रिलेटेड टू C, तो क्या होना चाहिए? A रिलेटेड टू C भी होना चाहिए। यानी कि जैसे 2,1 और 1, चलो ये देख लेते हैं, 1,3 3,2 और क्या लिखा गया, कहाँ 3,2 और 2,1, तो क्या 3,1 है? बिल्कुल है। इस प्रकार से सभी देख लेते, चेक कर लेते हैं। 5,2 है इसमें, और 2,5 है क्या? कहीं नहीं है। 5,3 है, 3,2 है, तो 5,2 भी है। बिल्कुल, ये तो हो रहा है इसमें। 8,3 है और 3,2 है, तो 8,2 भी है इसके अंदर। ये रिफ्लेक्सिव है, देखो मिल रहा है इसमें, तो ये रिफ्लेक्सिव है। इसके साथ में एक और चीज़ लिखी गई है, क्या? इक्विवेलेंस रिलेशन लिखा गया है। अगर इसमें क्या हो
समतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और एंड ट्रांजिटिव अगर तीनों हो तो इसे क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में एक एंटी सिमेट्रिक भी है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू अगर ए है तो इसका मतलब ये होता है कि ए और बी दोनों बराबर है। क्या ऐसा है यहाँ? अगर है तो ये एंटी सिमेट्रिक भी होगा। और उसके बाद में आता है पार्टीशन। पार्टीशन का क्या मतलब है? पार्टीशन का मतलब ये इस प्रकार से है कि अगर कोई सेट ए है तो उसको उप समुच्चयों में अगर बांट दें और उन सभी उप समुच्चयों को फिर से हम कलेक्ट करें, जोड़ें, तो क्या मिल जाए हमें, वो वापिस वही सेट मिल जाए। तो क्या होता है, ये पार्टीशन बोलते हैं इसको। पार्टीशन का मतलब भाग करना, अलग अलग टुकड़ों में बांटना, यही पार्टीशन होता है। इक्विवेलेंस क्लास का क्या मतलब है? इक्विवेलेंस क्लास का ये मतलब होता है कि कैपिटल ए ऑफ स्मॉल ए, इसका मतलब ये हो गया कि ए की क्लास ऑफ ए। तो ये इस प्रकार से हो गया कि वो सभी एलिमेंट जो ए से रिलेटेड रखते हैं वो सभी किस में आएंगे, क्लास ऑफ ए में आएंगे। अब क्या होता है, अगर हम पढ़ेंगे थ्योरम पढ़ेंगे, एक छोटी सी थ्योरम है, वो उसमें लिखा है कि फॉर एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑन ए सेट कैपिटल ए, इफ स्मॉल a belongs to capital A and small b belongs to capital A, then class of A and class of B are either identical or disjoint। इसमें ऐसा लिखा गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, उसके अंदर अगर हमारे पास में अगर क्लास ऑफ ए और बी दोनों के दोनों जो एलिमेंट है वो अगर किसी एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो क्या होगा, या तो क्लास ऑफ ए और क्लास ऑफ बी मतलब एक ही होंगे, बराबर होंगे, या डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, ये बात लिखी गई है। हम आगे चलते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, फंक्शन की और मैपिंग के बारे में बात करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और फंक्शन और मैपिंग के बारे में हम बात करते हैं। इसमें लिखा है कि समुच्चय कैपिटल X से समुच्चय कैपिटल Y में फलन या प्रतिचित्रण F वह संगतता कॉरेस्पॉन्डेंस अथवा संबंध है जिसके द्वारा X का प्रत्येक अवयव Y के अद्वितीय यूनिक अवयव से संबंध होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन या मैपिंग बोलते हैं। बिल्कुल, चलो हम बात करते हैं किस प्रकार से। ये कुछ इस प्रकार से है कि एफ एक्स है वो कुछ इस प्रकार से डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स। तो अब क्या होगा कि हर एक एलिमेंट की वही मैपिंग आ रही है। तो हो गया ना, हर एक एलिमेंट कुछ सामने वाले एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। या फंक्शन हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा कि एफ ऑफ 1 का 1 होगा, एफ ऑफ 2 का 4 होगा, एफ ऑफ 3 का 9 होगा, एफ ऑफ 4 का क्या होगा 16 होगा, एफ ऑफ 5 का 25 होगा, एफ ऑफ 6 का 36 होगा, एफ ऑफ 7 का क्या होगा 49 होगा, एफ ऑफ 8 का क्या होगा 64 होगा, एफ ऑफ 9 का क्या होगा 81 होगा, एफ ऑफ 10 का क्या होगा 100 होगा। इस प्रकार से चलता रहेगा। और हर एक एलिमेंट जो इस तरफ है उसकी इस तरफ एंड जो क्या होगी, उसका किसी न किसी एलिमेंट से उसका रिलेशन होगा। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं। इसमें आगे लिखा गया है क्या, इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन क्या होते हैं? इक्वल फंक्शन का मतलब होता है कि कोई दो फलन भी समान फलन होंगे जब दोनों फलन के लिए उपयुक्त तीनों समान हो। क्या समान हो? उनके रेंज, तीनों कौन कौन? फलन का प्रांत यानी कि डोमेन, फलन का सह प्रांत यानी कोडोमेन, और फलन का नियम, तीनों अगर बराबर है तो वो क्या होंगे, इक्वल फंक्शन होंगे। ठीक है, फलन का नियम बराबर है यानी एफ ऑफ एक्स जो भी दे रहा है वो और जी ऑफ एक्स दोनों बराबर होना चाहिए, और रेंज और कोडोमेन वो भी बराबर होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोल देंगे, इक्वल फंक्शन बोल देंगे। आगे हम बात करते हैं काइंड ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिखा गया कि 1 यानी उसको बोलते हैं इंजेक्शन। तो इसमें यह होता है कि एफ इज मैप फ्रॉम कैपिटल एक्स टू वाई। इसमें यह लिखा गया है
कि एकेकी फलन कहलाता है यदि x के भिन्न भिन्न अवयवों के y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो। इस तरफ हम क्या करते हैं, दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं तो उनके इस तरफ भी अलग अलग मैपिंग होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे, 1-1 या इंजक्शन बोलेंगे, एकेकी। या कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं कि इस तरफ बराबर है। चलो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, इस तरफ दो एलिमेंट ले लेते हैं अलग अलग, 1 और -1। उन दोनों की इस तरफ मैपिंग आ रही है एक ही तो आ रही है। f ऑफ -1 की भी एक आ रही है, f ऑफ 1 की भी एक आ रही है। f ऑफ 1 बराबर 1, f ऑफ -1 बराबर 1, तो दोनों की मैपिंग बराबर आ रही है। लेकिन हमने इस तरफ क्या लिए हैं, दोनों के दोनों सेम एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट लिए हैं, लेकिन इस तरफ हमें उनकी जो इमेज मिल रही है वो अलग अलग नहीं मिलकर एक ही मिल रही है, तो ये 1-1 नहीं है। ठीक है, कुछ अलग तरीके से बात करते हैं। अगर हमें इस तरफ, अगर हमें पहले से दिया गया है कि ये फंक्शन है वो क्या है, एक की यानी कि 1-1 है, इंजक्शन है, तो क्या होना चाहिए कि इस तरफ अगर हम दो अलग अलग दो सेम इमेज वाले लें यानी कि 1-1 ले, तो इनकी इस तरफ भी दोनों सेम ही आना चाहिए। यानी हमें इस तरफ लिया 4-4, तो इस तरफ सिर्फ 4 से ही वो मैपिंग मिलनी चाहिए, उसके अलावा और किसी से नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद में बात हम करते हैं ऑन टू या सर्जेक्शन के बारे में बात करते हैं। सर्जेक्शन यानी कि, सर्जेक्शन का क्या मतलब है? ऑन टू सर्जेक्शन यानी आच्छादक। f ऑफ कैपिटल X टू Y, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी f ऑफ x बराबर x स्क्वायर। तो इसमें ऐसा होता है कि हमने जो इस तरफ हमारे जो रेंज में जो भी एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी हमेशा। अगर मिल रही है तो हमेशा वो क्या है, ऑन टू है। उसके बाद में हम बाइजेक्शन के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1-1 और ऑन टू है तो उसे हम बाइजेक्शन बोलेंगे, ये हो गया। और उसके बाद में हो गया कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी हो गया। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है कि f ऑफ g ऑफ x, यानी कि एक फंक्शन है जो g वो x से वो क्या करता है, किसी कोई एलिमेंट है उसकी इमेज मिलती है हमें, फिर उस इमेज पर भी हम क्या करते हैं, f अप्लाई करते हैं, तो फिर से हमें एक और इमेज मिलेगी। इस प्रकार से वो कंपोजिशन हो गया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके साथ में रिकेप का 1-2 पेज और बाकी है अभी भी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है।